मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। चुनाव आयोग को की गैर जिम्मेवारी को टिप्पणी नहीं की। जब घोड़ा भाग जाए उसके बाद अस्तबल के दरवाजे को बंद करना। जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय ने, उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, चुनाव आयोग के काम पर, चुनाव आयोग की शक्तियों पर और चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हुए उन पर सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणियां की हैं उसे लेकर अलग अलग नजरिए से फैसले को देखा जा रहा है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या सवाल खड़े किए हैं। पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। पहली बात, फैसला किसको लेकर आया? फैसला आया है एसआईआर को लेकर। साथ ही क्या चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच का अधिकार है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये भी आगे आपको बताएंगे। पहले याचिकाकर्ताओं ने किन मुद्दों को उठाया था और सुनवाई के दौरान क्या तर्क रखे गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से। लाइव लो की खबर आप ये देख सकते हैं, जिसमें क्या जानकारी दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने व्यापक संवैधानिक चुनौती पेश करते हुए तर्क दिया कि एसआईआर मतदाता सूची के संशोधन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे को मौलिक रूप से बदल देता है। उनका मुख्य तर्क था कि अभ्यास चुनाव आयोग को असल में नागरिकता का फैसला करने वाली संस्था में बदल देता है। उनके अनुसार चुनावी पंजीकरण कानून आयोग को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वो उन नागरिकों से जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज हैं, ये मांग करे कि वो दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से अपनी नागरिकता को नए सिरे से साबित करें। यानी ये सवाल उठाया था कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज चेक करने का अधिकार है। आगे क्या कहा गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से? उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकता से जुड़े सवालों का समाधान केवल नागरिकता अधिनियम और संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित कानूनी तंत्रों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, ना कि किसी चुनावी गणना प्रक्रिया के जरिए। यानी याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको नागरिकता जांचनी है तो उसके लिए अलग महकमे है। चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकता जांच नहीं कर सकता। तो याचिकाकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर एसआईआर और नागरिकता की जांच को लेकर सवाल उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं, मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा और फैसला क्या सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने? फैसला आपको बता देते हैं कि ईसीआई को अपनी शक्तियों के तहत वोटर लिस्ट का एसआईआर करने का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है। इसके बाद और क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में क्या कहा गया है? जब कानून खुद ही किसी समय दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर और चुनाव आयोग को उचित लगने वाले तरीके से स्पेशल रिवीजन यानी एसआईआर करने का अधिकार देता है, तो इस विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं की हर पहलू के अनुरूप नहीं है। हमारी सुविचारित राय में यह विवादित एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है, बल्कि यह धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक जनादेश में नई जान डालता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से बाहर जाकर काम किया। लेकिन दोस्तों, अगर वाकई एसआईआर ने संवैधानिक जनादेश में नई जान डाली है तो सुप्रीम कोर्ट उन लोगों पर क्या बोलेगा जो लाखों मतदाता एसआईआर की वजह से अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो गए। चुनाव आयोग के काम पर तो कम से कम सवाल उठता है। चलो, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मान लिया कि कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चुनाव आयोग की वजह से लाखों मतदाता चुनाव से बाहर हो जाते हैं तो क्या उस चुनाव पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्या नई जान डाली है या किसी चुनाव की जान निकाल ली है चुनाव आयोग ने? आगे कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि वो मूल रूप से मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव होती है। कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण, जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद से 4 दशकों से अधिक का समय बीत जाना, पिछले कुछ सालों से बड़े पैमाने पर नामों का जोड़ा जाना और हटाया जाना तथा तेजी से हुए शहरीकरण और प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में नामों के दोहराव और अशुद्धियों की संभावना का पैदा होना शामिल है। इसे स्पष्ट रूप से उसी बुनियादी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के उद्देश्य थे। आगे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया कि ईसीआई द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत है। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज किया कि इस प्रक्रिया ने उन लोगों की नागरिकता की धारणा को खत्म कर दिया जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज है। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हक में ही फैसला सुनाया है। और नागरिकता की जांच को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये दैनिक भास्कर की खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं।
दैनिक भास्कर की हेडलाइन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर अवैध नहीं, चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है। तो हर पहलू से चुनाव आयोग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस बात को दिखाती हैं कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया था, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि उसने भारत के लोकतंत्र में नई जान डाली है और तमाम याचिकाकर्ताओं की दलीलों को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो यद्यपि एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में, उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए हैं। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न का एक निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने, उससे और किस प्रकार से विरोधाभास या प्रश्न उठता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये निश्चित रूप से है कि एसआईआर की संवैधानिक वैधता, कानूनी वैधता को मान लिया गया है और इस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से एक मुद्दा निर्णित हो गया है। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहला तो है, और मैं बहुत संक्षेप में कुछ ही पैरास की बात करूँगा, आप लोग देख सकते हैं निर्णय आ गया है अब, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैराज में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इत्यादि होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सिटीजनशिप लाइज विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट बाय द ईसीआई। और चुनाव आयोग सिर्फ प्रशासनिक रूप से इस मुद्दे को डील कर सकता है। तो ये एक तरफ तो सही बात है, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए बड़ा रोचक है। चुनाव आयोग नागरिकता निर्णित नहीं कर सकता है अंततोगत्वा, और यह भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसको, यानी चुनाव आयोग को, उसको रेफर करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और उनका निर्णय बाध्य और फाइनल होगा। तो अगर ये बात सही है तो आपने देखा कि सभी 12-14 स्टेट्स में 7.5 करोड़ लोगों को जो हटाया गया, प्राथमिक रूप से तो कम से कम नागरिकता के आधार पर हटाया गया ना। तो ये कैसे हुआ कि उनकी नागरिकता निर्णित करने से पहले उनको हटा दिया? जो 7.5 करोड़, मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रदेशों को मिला के, नाम हटे या इन्वेस्टिगेट हुए या बदले गए इत्यादि इत्यादि। अगर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अंतर्गत ये निर्णित हो सकता है सिर्फ, और उसके लिए एक अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट निर्णय देती है, तो पहले वो करना चाहिए, न कि उसी आधार पर पहले उनको वोट से निष्कासित किया गया, उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में। मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद, जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। दूसरा, पैराज 97 से 101, 4 पैरा आप पढ़े अगर उस निर्णय के, तो दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा कई खामियां थी, महत्वपूर्ण खामियां थी, गंभीर खामियां थी, त्रुटियां थी, कमियां थी, गैप्स थे, और वो सिर्फ इसलिए ठीक हुए, उनमें सुधार सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम जैसे लोग, यानी मैं नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे या एनजीओज कोर्ट कचहरी गए। ये माना गया है 97 से 100, पैरा 100 में, यानी एक उदाहरण, आधार को जोड़ा गया, चुनाव आयोग ने जोड़ा था ना, ये याचिकाओं द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, जो बिहार में 65 लाख निष्कासित डिलीशंस हुए थे, उनको वापस नाम प्रकाशित करना और उसमें कारण देना कि अमुक व्यक्ति मिस्टर सो एंड सो आपका नाम निष्कासित है, इस कारण से पारदर्शिता देना जिससे कि वो उसमें एक याचक बन सके, अपील कर सकें। ये भी बात 65 लाख वोटरों के विषय में बिहार में ऐसी याचिकाओं से हुई जो कांग्रेस ने की, हम लोगों ने की, और लोगों ने की, और पार्टियों ने की, और एनजीओ ने की। अलग अलग प्रदेशों में जो राजनीतिक पार्टियों को पार्टी बनाया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा, इम्प्लीड किया गया, और बाद में BLAs, बूथ लेवल एजेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, पैरालीगल्स को इन्वॉल्व किया गया, ये सिखाने बताने के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। ये भी एक खामी उच्चतम न्यायालय के निर्णय, कई सारे ऑर्डर्स हुए थे उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले 2 वर्षों में, आंतरिक ऑर्डर्स, उनके अंतर्गत हुआ ये सब। तो इसमें विरोधाभास क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में खामियों के साथ, त्रुटियों के साथ, कमियों के साथ एक प्रोग्राम घोषणा की, और अगर वो प्रोग्राम बिना
सिविल समाज के हस्तक्षेप के, बिना एनजीओ और राजनीतिक पार्टी की याचिकाओं के चलने दिया होता तो ये सब खामियां रहती। ये सब बदली, सुधार हुआ और स्टेबलाइज हुई उच्चतम न्यायालय के आंतरिक आदेशों द्वारा जो इन्हीं पार्टियों संस्थाओं ने मांग की। तो विरोधाभास क्या है? ये सब नोटिस किया उच्चतम न्यायालय ने पैरा 97 से 100 में। लेकिन मैं फिर दूसरा मुद्दा दुखद रूप से कहूंगा, चुनाव आयोग को की गैर जिम्मेवारी को पे टिप्पणी नहीं की। अगर ये खामियां थी जिनको ठीक किया गया तो शुरुआत तो चुनाव आयोग ने की थी, तो उनकी इस खामी को अंडरलाइन करना चाहिए था, कहना चाहिए जो नहीं है। तीसरा, एक बात जो बड़े स्पष्ट रूप से समझी गई है सब लोगों द्वारा, और उच्चतम न्यायालय भी पूरी तरह से इसको समझता है, वो निहित है इन सब चीजों में, लेकिन उसके विषय में फाइंडिंग और टिप्पणी नहीं की उच्चतम न्यायालय ने, जिसको मैं समझता हूं गैप है। वो क्या चीज है? इन सब चीजों का एसआईआर का, चुनाव आयोग का एक मूल जो त्रुटि है, फंडामेंटल डिफेक्ट है, जिस कारण से ये सब मापदंडों का उल्लंघन हुआ, वो है कम समय सीमा, अल्प समय सीमा, अत्यंत कम समय में काम करना सैकड़ों की तादाद के विषयों में। बिहार में वो समय सीमा थी 4 महीने लगभग, पश्चिम बंगाल में वो समय थी 4-5 महीने। तो प्रश्न ही उठाया जाता है कि जो जल्दबाजी थी, 7 करोड़ थे, 65 लाख थे बिहार में, बाद में उनको जोड़ा जाए अपील में, लेकिन अब समय नहीं रहा, चुनाव आ गया। ये सब अगर आप अगले वर्ष वाले चुनावों के लिए शुरू करते, उसी एसआईआर को, उसी तहकीकात को, उसी संशोधन को, उसी सफाई को, प्योरिफिकेशन को, तो अगर आप 1 वर्ष पहले शुरू करते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों जान बूझ कर चुनाव आयोग ने हर जगह 3-4 महीने के अत्यंत अल्प समय में, जबकि इतने सैकड़ों की तादाद पे लोग नहीं कर सकते निर्णित, ये काम क्यों किया? इस पे भी दुर्भाग्य है कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी नहीं आई है। एक और बात है, जो चौथा मुद्दा है, जिसपे मैं समझता हूँ उच्चतम न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कर तो दिया है, लेकिन टिप्पणी नहीं की है, फाइंडिंग नहीं दी है, चुनाव आयोग को उसके लिए जिम्मेवार नहीं होल्ड किया है, वो भी बड़ा साफ है। वो ये है कि चुनाव आयोग निष्कासित आपको पहले करता है लिस्ट से, एक्सक्लूजन, डिलीशन, और निर्णय आता है बाद में, और उस पहले और बाद के बीच में चुनाव हो जाता है। तो अगर निष्कासन पहले और निर्णय बाद में, तो इसका औचित्य क्या है? ये वही समय सीमा वाली बात से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब घोड़ा भाग जाए उसके बाद अस्तबल के दरवाजे को बंद करना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उसका औचित्य मैं समझता हूँ पूरे निर्णय में अंडरलाइंग एक बड़ा स्पष्ट चीज है, लेकिन उस पर एक फाइंडिंग देना सही होता, जो नहीं है। और एक अंतिम विरोधाभास जो मैं 5वां समझता हूं, अंतिम नहीं, 2 और है, 5वां और 6ठा। वो विरोधाभास ये है 5वां, और उच्चतम न्यायालय को ये देखना चाहिए था, उन्हीं के निर्णय से विरोधाभास निकल रहा है। 156 पैरा में लिखा है कि आधार जो हमने जोड़ा है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सही है। कोई नहीं कहता कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है। 198 पैरा में लिखा है कि इसी प्रकार से राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सही बात है। तो जब ये लिखा है तो ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि इसी प्रकार से जो बाकी 10, 11, 8, 9 दस्तावेज हैं वो भी प्रमाण पत्र नहीं हो सकते नागरिकता के। चुनाव आयोग ने सूची दी थी 11 की, आपके जन्म का सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के जन्म का सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट, आपके 10वें कक्षा के परिणाम जो एग्जाम का है उसका सर्टिफिकेट। तो मैं मानता हूं कि जब आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, राशन कार्ड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज की है चुनाव आयोग ने, ये इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर तो की है। तो निष्कासन पहले, निर्णय बाद में। और एक अंतिम बात जो चुनावों के बाद की बात है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग निष्कासित हुए, हटे हैं, उनको एक अपील मिलनी चाहिए, और उसके लिए कई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया, और अच्छा काम किया बहुत कम समय में। कम समय वाली मूल भूल चुनाव आयोग की हमेशा चल रही है। अब वहाँ रोचक बात क्या है, एक उदाहरण आता है कि 6000 अपीलों में 4000 अलाउ हो गई हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। 6000 तो बहुत हो जाता है, अभी कोई 2-3 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ है चुनाव परिणाम आए हुए, उन 3 हफ्तों में 4000 अपील अलाउ हो गई हैं, एक जगह, एक प्रदेश में 6000 में से। कहते हैं कि 80% अपीलें अलाउ हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक महिला है, इनको हटा दिया मैंने, इन्होंने एक याचिका डाली, वो याचिका 80% केस में अलाउ हो गई कि भाई इनको हटा नहीं सकते थे आप, लेकिन चुनाव तो खत्म हो गया। तो अगर 80% याचिकाएं एवरेज, औसतन रूप पे सफल होती हैं, तो क्या चुनाव पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो कि खत्म हो गया, पूरा हो गया, परिणाम जिसका प्रकाशित हो गया, उस पर प्रश्न लगता है कि नहीं? इस बात पे भी आंकड़ों के आधार पर उच्चतम न्यायालय को टिप्पणी करनी चाहिए थी। आप एसआईआर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों को लेकर, ऐसे फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।